अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अपनी स्कीम के दूसरे मरले पर अमल करते हुए मैं एक रोज़ बाद कैप्टन सिंह के क्वार्टर में जा पहुंचा। मैंने अपनी हालत से यह ज़ाहिर किया कि मैं बेहद परेशान और घबराया हुआ हूँ। कैप्टन सिंह ने पूछा, क्या बात हुई है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो जवान? मैंने बड़ी मुश्किल से आंसू निकाल कर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे बचा लें, अब मैं वापस कस्बे में नहीं जा सकता। फिरोज भाई को किसी ने बता दिया है कि मैंने मुखबरी की थी। उसके आदमी मुझे कत्ल करने आए थे और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ। कैप्टन सिंह ने फिरोज भाई को गाली देकर कहा, हमने उसकी ठुकाई कर दी थी, मैं तो उसे शूट करने वाला था। मैंने कैप्टन सिंह के पांव पकड़ लिया, साहब मुझे उससे बचा लें, सारा गाँव अब मेरा दुश्मन हो गया है। मैंने भारतीय सेना और भारत माता की खिदमत के लिए ऐसा किया था, अब वो मुझे जान से मरने को फिर रहे हैं। कैप्टन ने गुस्सैली आवाज में कहा, तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता जवान। मैंने हाथ जोड़ दिया, हुजूर मुझ पर रहम करें, मुझे अपनी खिदमत के लिए यहीं रख लें, सिवाय आपके मेरा अब कोई नहीं है, मैं तो अपनी नौकरी से भी गया। कैप्टन सिंह को सोचने लगा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद भाई तुमने हमारे लिए बड़ा काम किया है, हम तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमें उन चोरों का निशान बता दिया है जिनकी हम एक मुद्दा से तलाश में थे। अच्छा तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें अपने रेजिमेंट में काम दिला दूंगा। तुम आज की रात यहीं बाहर बरामदे में सो जाना, कल तुम्हें दफ्तर में ले चलूंगा। यही मेरा मकसद था। बरामदे में एक कैंप काट डालकर मुझे कंबल दे दिया गया, रात को खाना भी मुझे वहीं मिला। मैंने रात बरामदे में गुजार दिया। सुबह कैप्टन सिंह मुझे अपने साथ रेजिमेंटल ऑफिस में ले गया। यहाँ मुझे छोटे मोटे काम करने पर लगा दिया गया। मुझे एक भारतीय फौजी की हरे रंग की पतलून और उस कलर की कमीज और बूट दे दिया गया। दोपहर के बाद मैंने कैप्टन सिंह से दरख्वास्त किया कि हवेली में मेरे कुछ पैसे पड़े रह गए हैं, मैं वो लाना चाहता हूँ। कैप्टन सिंह ने एक जीप में मेरे साथ 4 फौजी कर दिया। मैंने जीप कस्बे के बाहरी एक जगह रुकवाई और खुद हवेली की तरफ गया। रास्ते में इतफाक से लाखन डाकिया मिल गया। कहने लगा, तुम कहाँ सुबह से गायब हो, दफ्तर भी नहीं आया। मैंने कहा, लाखन बाबू मुझे नौकरी मिल गई है, वहाँ बड़े मज़े में हूँ, मुफ्त राशन मिलता है। उसे हैरान छोड़कर मैं हवेली में आया तो फिरोज भाई अभी तक साहिब फराश था। मैं अपनी कोठड़ी में गया और अपने सिरहाने में से 900 रुपये और सिद्धा रंगनी का शाम का मनका निकाल कर जेब में रखा और कस्बे से निकलकर जीप में सवार होकर वापस कमांड ऑफिस में आ गया। कैप्टन सिंह ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराजा भारतीय फौज के होते हुए किसकी जुर्रत है कि मुझ पर हाथ उठाया? वैसे साहब जी वो लोग अब मुझसे बड़ी चिकनी चपेड़ी बातें कर रहे थे। हर कोई कहता था कि तुम गाँव से क्यों चले गए, वापस आ जाओ। मैंने कहा, भगवान तुमसे बचे, अब तो मैं अपनी भारतीय सेना ही की खिदमत करूंगा। कैप्टन सिंह अपनी बारीक मूंछों पर उंगली फेर कर बोला, मैंने अपने जवानों को ऑर्डर कर दिया था कि हमारे आदमी को किसी ने कुछ कहा तो गोली चला देना। मैंने कैप्टन सिंह का झुककर शुक्रिया अदा किया और अपने काम में लग गया। मुझे रहने के लिए फौजियों की बैरक के हक में एक झोंपड़ा मिल गया। मैं दिन भर वहाँ काम करता, खाना फौजियों के लंगर में खाता और रात को अपनी झोंपड़ी में बिछी कैंप काट पर आकर सो जाता। मैंने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि इस पुराने किले में पूना रेजिमेंट की इस कंपनी के कोई 100 के करीब मराठा सिपाही तैनात थे, जिनका कमांडर मराठा कैप्टन सिंह था। मेरा काम ऑफिस में इधर उधर की चीज़ें वगैरह ला कर देना और कमरों की झाड़ पूंछ भी था। मैं सर झुकाए अपने काम में लगा रहता, लेकिन अंदर से मेरी आंखें पूरी खुली थीं और मैं एक एक बात का भरपूर जायजा ले रहा था। 3 रोज बाद लाखन से कस्बे के पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर आया तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, अहमद भैया तुम तो बड़े मज़े में लगते हो, चेहरे पर रौनक आ गई है तुम्हारे। मैंने कहा, बस दादा बड़े मज़े में हूँ। कैप्टन सिंह ने लाखन डिसाई को मुझसे मुस्कुराकर बातें करते देखा तो करीब आकर बोला, तुम जंगली लोग इस शरीफ जवान के दुश्मन हो, ऊपर से तुम बड़े हंस हंस कर मिलते हो। गाँव वालों को कह देना कि किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो गोली मार दूंगा। लाखन डिसाई बेचारा हक्का बक्का होकर रह गया। हाथ बांध कर बोला, महाराजा मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं चुपके से एक तरफ को चल दिया। मैं कैप्टन सिंह को यह तासुर देने में कामयाब हो गया था कि गाँव वाले ऊपर से मुझसे हंसकर मिलते हैं, क्योंकि मैं भारतीय सुरमाओं की पनाह में आ गया हूँ।
लेकिन अंदर से ये मेरी जान के दुश्मन हैं। पुराने किले के पूना रेजिमेंटल ऑफिस में काम करते हुए मुझे 2 हफ्ते गुजर गया। इस दौरान में मुझे इस बात का हल्का सा भी निशान न मिल सका कि इस किले में पाकिस्तानी साइंसदान और उसकी बेटी कैद में रखे हुए हैं। फौजी ज़्यादातर मराठी ज़बान में बातें करते थे। कोई कोई गुजराती ज़बान भी बोल लेता था। मैं मराठी ज़बान के अल्फाज कुछ कुछ समझने लगा था, लेकिन उनकी ज़बान से मैंने अभी तक किसी पाकिस्तानी कैदी साइंसदान का जिक्र नहीं सुना था। दो एक बार मुझे खारदार गेट में से गुजर कर पुराने किले के अंदर जाने का भी मौका मिला, लेकिन वहाँ वही लंबी ड्योढ़ी में आमने सामने 2-4 कमरे बने थे। एक खाली हवालात थी। बिल्कुल सीध में लकड़ी का एक दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था। कंपनी के मरहट्टा फौजी जवान सुबह को ड्रिल करते फिरते किले के इर्द गिर्द अपनी अपनी पोस्टों पर जाकर पहरे पर खड़े हो जाते। मुझे यकीन था कि यहाँ ज़रूर कोई ख़ास बात है, वरना इस जंगल में फ़ौज की तैनाती की बजाय कोई वजह नज़र नहीं आती थी। दूसरे हमारे एजेंट की इतना गलत नहीं हो सकती थी। डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी यकीनन इस कमांड पोस्ट के किले के तहखाने में कहीं कैद थे। अब मुझे शहर से आने वाले उन फौजी अफसरों का इंतज़ार था जो बकौल डाकिया लाखन सही के कभी कभी यहाँ आया करते थे। इस असना में मुझे कैप्टन सिंह की ज़बानी पता चला कि उसने फिरोज भाई को सिपलाई डिपो की चीज़ें चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा कर हेडक्वार्टर भिजवा दिया है। मुझे अफसोस ज़रूर हुआ, लेकिन अपने मिशन के सामने मुझे अपनी जान भी बेहकीकत मालूम होती थी। एक रोज़ इस पुराने किले वाली मिलिट्री पोस्ट पर मुझे कुछ गैर मामूली सरगर्मी नजर आई। हवालदार किशन लाल ने मुझे हुक्म दिया कि कमरे अच्छी तरह से झाड़ पोंछ करो। दफ्तर के सामने वाले फूलों के प्लांट में से घास काट दी गई। सिपाहियों ने अपने बोर्ड चमका लिया। मैं खामोशी से यह सारी तैयारियां देखता रहा और समझ गया कि कोई फौजी अफसर आ रहा है। दोपहर के बाद एक फौजी जीप कमांड पोस्ट के ऑफिस के सामने आकर रुकी। मैं बैरक की दीवार के पास अटेंशन खड़ा था। कैप्टन सिंह भी फुल वर्दी में था। उसके पीछे 4 सिपाही चाको चौबंद खड़े थे। कैप्टन सिंह ने आगे बढ़कर जीप का दरवाज़ा खोला। जीप में से गंजे सर वाला गहरे सांवले रंग का एक गोल मटोल सा आदमी निकला जिसके हाथ में ब्रीफ केस था। वो सिविलियन कपड़ों में था। उसके साथ 2 फौजी भी उतरे। कैप्टन सिंह और दूसरे सिपाहियों ने उन्हें सैल्यूट किया। सांवला गोल मटोल आदमी ब्रीफ केस थामे किले के खारदार जंगले की तरफ चला। दोनों फौजी और कैप्टन सिंह भी उसके साथ थे। ये सब किले के दरवाजे में से गुजर कर ड्योढ़ी में दाखिल हो गए तो खारदार जंगला बंद कर दिया गया। मैंने कमांड ऑफिस के बरामदे में बिछे बेंच को कपड़े से झाड़ते हुए पहरे पर खड़े हवालदार किशन लाल से पूछा, महाराज कोई बहुत बड़ा साहब आया है? किशन लाल बोला, अबे तुझे इससे क्या, चल अपना काम कर। मैं कान लपेट कर वहाँ से हट गया और बरामदे के बाहर रखे फूलों के गमलों की तरतीब ठीक करने लगा। फिर बाल्टी लेकर नल पर चला गया और उसे धोकर उसमें पानी भरने लगा। मेरा ध्यान इन 3 आदमियों के बारे में बड़ी तेजी से सोच रहा था जो अभी अभी इस कमांड पोस्ट पर आए थे, जिनमें से एक सिविलियन और 2 फौजी थे। यह बात यकीनी थी कि ये वही लोग हैं जो बकौल लखन सही के कभी कभी शहर से यहाँ आया करते थे। ये लोग जिस एतमाद और पुरस्कार अंदाज में वहाँ आए थे, इससे जाहिर होता था कि यह महज एक मामूली फौजी पोस्ट नहीं है और यहाँ कोई बहुत बड़ी अहम बात हो रही है। मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी इस जगह किसी तहखाने में बंद है और यह सिविलियन भारतीय साइंसदान था जो अपने फौजियों के साथ डॉक्टर अफरीदी से अपने जेर तकमील फार्मूले के बारे में मजीद पूछगछ करने आया है। पानी से भरी हुई बाल्टी मैंने आग बुझाने वाली दूसरी बाल्टियों के पास जाकर रख दिया और खुद लंगर खाने वाली बैरक की तरफ निकल गया। मैं बरामदे के कोने में लकड़ी की सीढ़ी पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। मेरे करीब ही एक बूढ़ा घास काट रहा था। उसे सब ढेर कहकर पुकारते थे और ये वहाँ अक्सर घास वगैरह काटने आया करता था। मैंने जेब से बीड़ी निकाल कर दिया। वो बड़ा खुश हुआ। इधर उधर की बातों के बाद मैंने उसे कहा, चौकी पर कोई फौजी अफसर आ जाए तो लंगर में मुर्गियां काटी जाती हैं, आज हमें भी मुर्गी का शोरबा खाने को मिलेगा। बूढ़ा बीड़ी का कश लगाकर बोला, अरे भैया जी, ये तो आते जाते रहते हैं, इस बार ज़रा देर से आए हैं। मैंने पूछा, ढेर दादा, ये कौन लोग हैं? इनमें से एक तो सिविलियन है, पर उसे भी सब ने सैल्यूट मारा। बूढ़ा कहने लगा, राम जाने कौन है, सोना है शहर से ये लोग आते हैं। वो घास काटने में मसरूफ़ हो गया। कोई 3 घंटे बाद नौवारद मेहमान किले के खारदार जंगले से बाहर निकले। कैप्टन सिंह उनके हमरा था।
सिविलियन ब्रीफ केस वाला उन सब के आगे आगे था। दोनों फौजी अफसर भी साथ साथ चल रहे थे। वो सब कैप्टन सिंह के कुशादा क्वार्टर की तरफ चल दिया। दोपहर 4 बजे मैं अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर अपने झोंपड़े की तरफ जा रहा था कि मुझे कैप्टन सिंह के क्वार्टर के बाहर 2 संतरी पहरे पर नजर आया। मैं अपने ताम चीनी के फौजी मग में लंगर से चाय भरवा कर लाया था। मैं झोंपड़ी के आगे ईंटों के चबूतरे पर बैठकर चाय पीने लगा। वहां से कैप्टन सिंह के क्वार्टर का गेट मुझे साफ नजर आ रहा था। क्वार्टर पर गहरी खामोशी छाई थी। आज कैप्टन सिंह के क्वार्टर में गए नजर नहीं आ रही थी। उसे निकालकर किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया था। सूरज दरख्तों के पीछे डूबने लगा। धूप मांद पड़ गई। मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कांट पर लेटकर सोचने लगा कि मुझे कले के राज को हल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। रात का खाना मैं फौजी लंगर में जाकर खाता था, जहाँ मैं देख आया था कि लांगरी मुर्गियों को काट रहे थे। मैं कुछ देर बाद उठकर लंगर खाने की तरफ जाने ही लगा था कि कैप्टन सिंह के माली ने आकर कहा, चल अहमद भैया, तुझे कप्तान साहब बुला रहे हैं। मैं कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ आ गया। फौजी गार्ड मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे कुछ न कहा। क्वार्टर के बरामदे में बत्तियां रोशन थीं। कैप्टन सिंह का उर्दली डिक्शट हाथों में फलों से भरा टोकरा हुआ था। मैं आ गया और कहने लगा, चल भैया, इसे उठाकर किचन में चल। तू कहाँ छुपा हुआ था अब तक? मैंने जल्दी से फलों का टोकरा कंधे पर उठा लिया और उर्दली के साथ क्वार्टर के अकब वाले किचन में आ गया। यहाँ खाने की देगचियाँ लंगर खाने से तैयार होकर आ चुकी थीं। खाना थालियों में लगाया जाने लगा। मैं पीतल के तश्त में नारंगियाँ, केले और अनानास सजाने लगा। उर्दली ने मेरी तरफ देखा और कहा, चल भैया, चावलों की बड़ी डिश डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रख दे। चावल रंगदार थे और उनमें से भाप निकल रही थी। कैप्टन सिंह का डाइनिंग रूम मुझे मालूम था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे सिगार की खुशबू आई। देखा कि खाने की मेज़ पर फूल गुलदान में सजे हैं और सामने सोफों पर कैप्टन सिंह, 2 अजनबी फौजी और सांवला गोल मटोल सिविलियन बैठे हैं। सिविलियन सिगार पी रहा था। वो आपस में मराठी जबान में बातें कर रहे थे। मैं चावलों का तश्त खाने की मेज़ पर रखकर खामोशी से बाहर निकल गया। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया था कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो ये लोग बातें करते करते रुक गए थे। जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो इन्होंने फिर बातें शुरू कर दी थी। मराठी ज़बान से कुछ कुछ वाकिफ़ होने की वजह से मैं उनकी गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज बिल्कुल ना समझ सका, लेकिन मेरे कान में एक लफ्ज़ ज़रूर पड़ गया था, जिसका मतलब था बेहोश लड़की। किचन में मुझे दूसरे कामों पर लगा दिया गया। मेरा ज़हन बेहोश लड़की के बारे में सोच रहा था। बार बार इस नतीजे पर पहुंचता कि ये लोग कले के तहखान में डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी से पूछगछ करके आए हैं और उनके तशद्दुद की वजह से डॉक्टर अफरीदी की बेटी नूरीन बेहोश हो गई है। जो जो सूरत हाल नाजुक हो रही थी, मेरा ये एहसास बढ़ता जा रहा था कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। मैं तो अभी तक कले के अंदर जाने में कामयाब भी नहीं हुआ था। मेहमानों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप काट पर कंबल ओढ़े पड़ गया। जहन में कोई ऐसी तरकीब नहीं आ रही थी कि जिस पर अमल करने से मैं कले के अंदर जा सकूं। इसी सोचो बचार में नींद आ गई और मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह क्वार्टर गार्ड के फौजी बगल की तेज आवाज़ ने मुझे जगा दिया। कमांड ऑफिस वाले छोटे से ग्राउंड में फौजी ड्रिल कर रहे थे। मैं हस्बे मामूल मुंह हाथ धोकर ऑफिस में आकर मामूली कामों में लग गया। मैंने देखा कि कैप्टन सिंह अभी तक नहीं आया था। कोई 10 बजे वो अपनी जीप लेकर नमूदार हुआ। जीप वो अकेला चला रहा था। मैंने सैल्यूट मारा तो वो मुस्कुरा कर बोला, अय अहमद भैया, तुमने भी मुर्गी खाई रात को कि नहीं? मैं हाथ बांध कर बोला, साहब जी, बड़े मज़े की मुर्गी पकी थी। वो मुस्कुराता हुआ अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद पता चल गया कि कल वाले मेहमान रुखसत हो चुके हैं। कमांड पोस्ट में फिर जिंदगी अपने मामूल पर आ गई। इस दौरान में मैंने चल फिर कर सारी फौजी पोस्टों का मुशाहिदा कर लिया था। कमांड ऑफिस के हदूद में जो कच्चा रास्ता दाखिल होता था, वहाँ लकड़ी का एक लंबा डंडा हर वक्त गिरा रहता। यहाँ एक संतरी मुतय्यन था जो फौजी कैंप के आने पर डंडे को उठा देता था। बाहर बाएं और दाएं जानब दरख्तों के नीचे बंकर खोद कर फौजियों ने 2 मोर्चे बना रखे थे। उनकी छत घास फूस और झाड़ियों से ढकी हुई थी। बैंकर के सुराखों में से मशीन गनों की नलियां थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई थीं। यहाँ बैंकर के अंदर हर वक्त मशीन गनमैन मौजूद रहते थे। इन 2 मोर्चों के अलावा एक पोस्ट 10 कदम के फासले पर ऊपर एक छोटी सी टेकरी पर बनी हुई थी। यहाँ भी बैंकर में मशीन गन नुस्ब थी।
इन 3 मोर्चों के सिवा वहाँ कोई और मोर्चा नहीं था। इस चौकी पर 2 ट्रक थे और 3 जीपें थीं जो हर वक्त यहाँ रहती थीं। एक ट्रक हफ्ते में 2 बार शहर से मुख्तलिफ किस्म की सप्लाई लेकर आया करता था। इंडियन फौजियों की 100-150 की नफरी थी, मगर इर्द गिर्द के इलाके की सख्त निगरानी की जाती थी और वहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। बाहर से सिवाय लखन डाकिया और घोसी ढेर के मैंने किसी सिविलियन को अंदर आते नहीं देखा था। इमोनेशन रूम के बाहर भी हर वक्त पहरा लगा रहता था। कैप्टन सिंह की शब रोज़ खिदमत करते मैंने उस पर अपना एतमाद जमा लिया था। वो मुझे बड़ा बेजरर भूला भाला और मेहनती नौजवान समझता था। एक रोज से पैर के वक्त मैं बरामदे में बैठा कैप्टन सिंह के काले फौजी बूटों को पट्टी से चमका रहा था कि जुम्मेदार लखानी कैप्टन सिंह के दफ्तर की चीख उठाकर अंदर दाखिल हुआ। मैं दफ्तर के दरवाजे के बिल्कुल करीब ही बैठा था। मुझे जुम्मेदार लखानी के सैल्यूट मारने की आवाज़ आई। फिर उसने कैप्टन सिंह से गुजराती ज़बान में कहा, उर्दली डिक्शट को बुखार हो गया है, ऑर्डर करें। मैं अपने काम लगा रहा। कैप्टन सिंह की झंझलाहट भरी आवाज़ सुनाई दिया, जंगली हर हफ्ते बीमार पड़ जाता है। फिर चंद सेकंड खामोशी छई रही। मैंने कोई ख्याल न किया। इतने में जुम्मेदार लखानी की फिर आवाज़ आई, सर मेरे लिए क्या ऑर्डर है? अब कैप्टन सिंह बोला, देखो बाहर अहमद भाई बैठा होगा, उसे अंदर बुलाओ। मेरे कान खड़े हो गया। जुम्मेदार लखानी फौरन चीख उठाकर बाहर आया और मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद अंदर चलो, कैप्टन साहब बुला रहे हैं। मैं बूट पट्टी वहीं छोड़कर दफ्तर में गया। जाकर सैल्यूट किया। कैप्टन सिंह ने मुझे देखा और कहा, अहमद हमारे उर्दली ने सीख रिपोर्ट की है, तुम जुम्मेदार के साथ नीचे स्प्रे करो। ओके सर, मैंने अदब से अड़ी जोड़कर कहा। कैप्टन सिंह ने मेज की दराज में से चाबी निकाल कर एक लंबी सी तांबे की चाबी निकाल कर जुम्मेदार को दिया और कहा, इसे अपने साथ रखना और चाबी मुझे ऑफिस में आकर दे जाना। ठीक है साहब। जुम्मेदार लखानी ने सैल्यूट मारकर चाबी लिया और मेरे साथ ऑफिस से बाहर आ गया। ऑफिस के पीछे एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी। यहाँ से जुम्मेदार लखानी ने 2 स्प्रे गन्ने उठाई, एक अपने कंधे पर लटकाया और दूसरी मेरे कंधे पर लटका दिया। चलो जवान मेरे साथ है। अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वह मुझे कहाँ लिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही इल्म था कि किसी कमरे या बैरक में मच्छरों से बचाव का स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ रात को मच्छर बहुत होते थे। घर बैरक में जाने की बजाय वो मुझे कले की अगबी दीवार की जानिब ले गया। यहाँ ईंटों और झाड़ झनकार के पीछे पुरानी दीवार में एक दरवाज़ा बना हुआ था। पहली निगाह में मुझे किसी गैराज का दरवाज़ा मालूम हुआ। मैंने सोचा इस गैराज में स्प्रे करना होगा। दरवाज़ा लोहे का था और उसका साइज गैराज के दरवाजे जितना ही था। जुम्मेदार लखानी ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे पीछे था। अंदर अंधेरा था। जुम्मेदार ने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दिया और बोला, मेरे पीछे चले आओ जवान। उसने जेब से टार्च निकाल कर रोशन कर दिया। टार्च की रोशनी में मैंने देखा कि गैराज बिल्कुल खाली था। सिर्फ कोने में मुझे 2 पुराने टायर दीवार के साथ लगे नजर आया। जमेदार ने टार्च की रोशनी कोने में डाली और उस तरफ बढ़ा। अब जो मैं करीब गया तो देखा कि वहाँ एक तंग ज़ेना नीचे उतरता था। मेरे कान खड़े हो गया। मैं खामोशी से जुम्मेदार के पीछे ज़ेना उतरने लगा। 6-7 ज़ेने उतरने के बाद हम एक तंग सी राहदारी में आ गया। यहाँ उसने टार्च बंद करके जेब में रख लिया, क्योंकि राहदारी की छत के साथ एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था। जुम्मेदार लखानी ने कहा, चलो स्प्रे शुरू करो, तुम उस साइड में करो। जुम्मेदार राहदारी की एक तरफ और मैं दूसरी तरफ स्प्रे करने लगे। हम स्प्रे करते करते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। चंद कदम चलने के बाद एक बाथरूम का छोटा सा भी दरवाज़ा आ गया। मालूम होता था कि यहाँ से बाथरूम में रखी हुई बाल्टी वगैरह बाहर निकाली जाती है। हमने स्प्रे पंप का मुंह अंदर डालकर बारी बारी स्प्रे फेंकी। आगे राहदारी बाएं जानिब घूम गया। यहाँ भी छत के साथ एक बल्ब जल रहा था। मेरा दिल किसी होने वाले इंकशाफ के ख्याल से धड़क रहा था। आगे गए तो एक ज़ेना ऊपर को जा रहा था। यहाँ 2 संतरी स्टेन करने कमर से लटके टहल रहे थे। उन्होंने गुजराती ज़बान में जुम्मेदार लखानी से फजूल सा मजाक किया। एक ने मेरी तरफ देखकर पूछा, उर्दली कहाँ मर गया आज, ये किसे ले आए हो? एक संतरी ने हंसकर कहा। जुम्मेदार बोला, यह कैप्टन साहब का उर्दली है। तो फिर यार इसको यहाँ लगा दो, हम तो इस गार में ड्यूटी देते हुए तंग आ गए हैं। जुम्मेदार लखानी ने इसका कोई जवाब न दिया। अब मैं एक एक शय को गौर से देख रहा था। स्प्रे करते करते आगे भी बढ़ रहा था
ऊपर जाने वाले जने से कोई 4 कदमों के फासले पर एक कोठड़ी का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के ऊपर एक सलाखों वाला ताकचा था। उसके अंदर से मध्यम सी रोशनी बाहर निकल रही थी। मैं कसदन मगर बज़ाहिर अनजानेपन से उस दरवाजे की तरफ स्प्रे करता हुआ बढ़ा तो जुम्मेदार लखानी की आवाज़ आई, उधर किधर जाते हो जवान, वापस आ जाओ, उधर मत जाओ। इस पर वहाँ खड़े एक संतरी ने हंसकर कहा, उधर कोठड़ी में बूढ़ा ही बैठा है, कोई मैम नहीं है, जाने दो इसे। मगर जुम्मेदार लखानी ने मुझे आगे न जाने दिया और वहीं से मुझे लेकर वापस हो गया। जिस चश्मा हेवा तक पहुंचने के लिए मैं अभी तक तरकीबें ही सोच रहा था, वहां मुझे खुद मरहट्टा कंपनी कमांडर कैप्टन सिंह ने पहुंचा दिया था। राहदारी में कोठड़ी के करीब और ऊपर जाते जने के दरवाजे पर पहरा देते संतरी की गुफ्तगू से 2 बातें साबित हो रही थीं। पहली ये कि उस कोठड़ी में ही पाकिस्तानी डॉक्टर अफरीदी कैद था, जो मेरी इतला के मुताबिक उधेड़ उम्र था। और दूसरी बात यह कि उसकी बेटी नूरीन यहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना संतरी मजाक ही मजाक में उस लड़की का जिक्र भी ज़रूर करता। उसने तो साफ कह दिया था कि यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा ही है, कोई दूसरी मैम नहीं है। वापसी पर मैंने राहदारी का सारा नक्शा जहन में बिठा लिया। गैराज वाला जैना चढ़ते हुए जुम्मेदार ने एक बार फिर टॉर्च रोशन कर दिया। हम गैराज में आ गया। गैराज की कुंडी खोलकर बाहर निकले। जुम्मेदार लखानी ने गैराज के हनी दरवाजे को बंद करके ताला लगाया और हम दोनों डिस्पेंसरी में आ गया। यहाँ स्प्रे गन ने डिस्पेंसर के हवाले किया और कैप्टन सिंह के दफ्तर की तरफ बढ़े। मैं तो बरामदे में ही बैठ गया और कैप्टन सिंह के बूटों को कपड़ा मारकर चमकाने लगा। जुम्मेदार लखानी ने अंदर जाकर चाबी कैप्टन सिंह के हवाले किया और चला गया। उसके जाते ही कैप्टन सिंह ने मुझे आवाज़ दी। मैंने जल्दी से बूट नीचे रखे और चीख उठाकर कमरे में दाखिल हुआ। सैल्यूट मारा। कैप्टन सिंह मेज की दराज में चाबी रखने के बाद दराज का ताला बंद कर रहा था। ताला बंद करके उसने उसकी चाबी अपनी जेब में डाली और कुर्सी आगे घसीटते हुए बोला, जवान, मैंने तुम्हें जुम्मेदार के साथ इसलिए भेजा था कि हमें तुम पर भरोसा है। तुमने हमें सिपलाई की चोरी के बारे में बड़ी कीमती मालूमात दी थी। फेरोज भाई ने मान लिया है कि वो हमारे ही डिपो में चोरियां करवाता था। किसी से जिक्र मत करना कि तुम कले के नीचे गए थे। ओके साहब जी, मैंने सैल्यूट मारकर कहा। साहब जी, मैं आपका और भारतीय सेना का सेवक हूँ। भारतीय सेना के लिए तो मैं अपनी जान भी अर्पण कर सकता हूँ। शाबाश, कैप्टन सिंह ने मुस्करा कर कहा। अब तुम जाओ और मेरे बूट पॉलिश हो गए हों तो उसे क्वार्टर में ले जाकर रख दो। ओके सर, मैंने मुद्देबाना कहा और फिर मैं सलाम करके दफ्तर से बाहर निकल आया। मैंने बरामदे में रखे बूट उठाया और कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ चल दिया। एक बहुत बड़ा मरला तय हो गया था, मगर इससे भी बड़ा मरला अब मेरे सामने था। टारगेट को मैंने देख लिया था, मगर मुझे इस टारगेट पर हमला करके डॉक्टर अफरीदी को वहां से निकाल कर ले जाना था। यह कोई आसान काम नहीं था। यह सांप के मुंह से मोती निकालने से भी मुश्किल था, लेकिन मुझे हर हालत में इस काम को पूरा करना था। यही मेरा सबसे बड़ा मिशन था। अब सवाल यह था कि अगर नूरीन यानी डॉक्टर अफरीदी की बेटी कले में नहीं है तो फिर उसे किस जगह रखा गया है, क्योंकि उसे फरार करवा कर महफूज जगह पर पहुंचाना भी मेरा फ़र्ज था।